हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, समझते होंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था जिसमें कि 8 क्वेश्चंस थे और उन सभी 8 क्वेश्चंस को हमने समझते हुए मैंने सोल्व किया था, समझाते हुए आपको। ठीक है, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको समीकरण एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये पहला जो क्वेश्चन है यही आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल से रिलेटेड कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, समझते हुए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है। बोल रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे सबसे पहले रैखिक समीकरण में आपको लाना है, फिर इसका हल करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने लिखा, माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मापते हैं तो इसका यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसीलिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा मैंने लिखा है। ठीक है, चाल का यूनिट होता है। ठीक है, और धारा की चाल मैंने मान लिया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल होता क्या है। तो आइए समझते हैं धारा के अनुकूल और प्रतिकूल होता क्या है। ठीक है, ये आपका मान लो नदी है। ओके, ये क्या है आपका नदी है। ओके, और ये नदी में पानी का बहाव है। ओके, नदी में पानी का बहाव है। ओके, अब ये पानी जो बह रहा है, मान लो इस साइड से इस साइड की ओर ये पानी बह रहा है। ओके, यानी धारा जो है इस साइड से इस साइड की ओर जा रहा है। ओके, इस साइड से इस साइड की ओर धारा जा रहा है आपका नदी में। ठीक है, और ये मान लो आपका नाव है या फिर आप तैर रहे हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होगा। ओके, मान लो आप तैर रहे हो। ठीक है, तैर रहे हो तो आप मान लो इस साइड से इस साइड की ओर जा रहे हो, तो आप देखो यहाँ धारा के क्या जा रहे हो, धारा के साथ आप जा रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका धारा के अनुकूल आप जा रहे हो, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल आप जा रहे हो। ठीक है, धारा के अनुकूल। ठीक है, यानी धारा जिस साइड जा रहा है उसी साइड आप तैर रहे हो, तो धारा के अनुकूल कहलाता है। ठीक है, तो मान लो आपके तैरने की चाल मान लेते हैं, तैरने की चाल हम मान लेते हैं आपका है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा आपके तैरने की चाल है। और धारा की चाल मान लेते हैं, धारा जो नदी में बह रहा है, धारा की चाल मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, आप जो तैर रहे हो x किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रहे हो और जो धारा की चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रहे हो। ओके, तो याद रखना जब धारा के अनुकूल आप तैरोगे ना तो आपकी चाल और धारा की चाल ऐड हो जाएगा। आपकी चाल कितना है x और धारा की चाल कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यानी x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल हो जाएगा जब आप धारा के अनुकूल तैरोगे तब। ओके, जैसे मान लो आप यहाँ से तैर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किए और इस साइड आप जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो आप। ठीक है, तो अब आप देखो ये धारा के अगेंस्ट आप जा रहे हो, धारा इस साइड आ रहा है तो आप इस साइड जा रहे हो, तो धारा के विपरीत आप जा रहे हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आपका धारा के प्रतिकूल कहलाता है, धारा के प्रतिकूल कहलाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये जो धारा है ना आपको पुश करेगा, ढकेलेगा, आपकी चाल को कम करेगा। तो इस स्थिति में क्या है, आपका चाल जो है धारा जो है कम करेगा, यानी माइनस कर देगा। ठीक है, आपकी चाल को क्या कर रहा है, धारा आपका चाल घटा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका जो है धारा के प्रतिकूल जो है आपकी चाल और माइनस धारा की चाल हो जाता है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। ओके, तो आइए आप क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में ये आपने समझ लिया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल। तो मैंने अभी बताया अनुकूल मतलब जो तैर रहा है उसका चाल और प्लस धारा का चाल। ओके, तो यहाँ पे मैंने माना कि ऋतु की तैरने की चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
ठीक है, अनुकूल है ना, अनुकूल जाएगा तब। ओके, दूसरा मैं यहां पे मानूंगा धारा के प्रतिकूल ऋतु की तैरने की चाल। तो प्रतिकूल जब तैरे कोई भी इंसान धारा के प्रतिकूल अगर जो तैरेगा तो क्या होगा, उसका चाल और माइनस धारा की चाल। ओके, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे आप जानते होंगे कि चाल बराबर, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। ये चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ओके, अब प्रश्न में दो कंडीशन दिया हुआ है, एक धारा के अनुकूल और दूसरा धारा के प्रतिकूल। ओके, यही दो कंडीशन दिया हुआ है। तो प्रश्न से पहले कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल मतलब x प्लस y। तो इस कंडीशन में कितना समय लगता है भाई, इस कंडीशन में समय लगता है आपका 2 घंटा लगता है 20 किलोमीटर तय करने में। ओके, यानी कि चाल जो है आपका x प्लस वाई, चाल जो है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर, समय कितना है 2, तो 20 किलोमीटर ऊपर रख देंगे दूरी और समय नीचे कितना है 2। ओके, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे मान लिया। ओके, अब पुनः दूसरे कंडीशन के अनुसार पुनः अब क्या कर रही है, धारा के प्रतिकूल तैर रही है। ठीक है, तो प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई। ओके, ये इसका चाल हो गया, x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल इसका चाल हो गया। तो चाल बराबर देखिए क्या होता है, दूरी बटा समय। ओके, तो ये जो है प्रतिकूल जब तैरती है तो दूरी कितना है, कुल दूरी 4 किलोमीटर है और समय 2 घंटा है। ठीक है, यानी दूरी बटा समय, तो 4 किलोमीटर हो गया दूरी और समय हो गया 2 घंटा। तो इसे भी काटेंगे, दूनी 4। ओके, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप इजीली इसका सॉल्यूशन कर करके आप x और y फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। ओके, तो 2x बराबर क्या हो गया आपका 12, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, यानी कि 2 छक्के 12, यानी कि x इक्वल टू देखा जाए तो x इक्वल टू आपका हो गया 6। x इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। ओके, आपने x किसको माना था, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, यानी कि ऋतु की तैरने की चाल आपको पता चल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब हम y निकाल लेंगे तो धारा की चाल हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम y कैसे निकालेंगे, इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो हमें y का मान इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो यहाँ पे मैंने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, x बराबर क्या आपके पास आया है 6, तो यानी 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, क्योंकि ये 6 प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो अब आप x और y आपने निकाल लिया। ओके, तो नीचे में आपको क्लियरली यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल क्या आया है, x मैंने आपने माना था ना, तो x क्या आया है 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ओके, और धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल आपने y माना था। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आया है 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, फाइनली ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस प्रकार इस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ओके, यानी कि महिला और पुरुष मिल करके काम कर रही थी, यानी 2 या 2 से अधिक महिला पुरुष जो है मिल करके आपस में काम कर रही थी। ओके, लेकिन पूछा गया है कि अकेला महिला और पुरुष काम करेगा तब कितना समय लगेगा। ओके, तो इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आप हो, ये कौन है, आपका जो भी नाम है, ये आप हो, और ये आपका मान लो फ्रेंड है,
फ्रेंड का नाम जैसे सोहन है, मान लो ये आपका सोहन फ्रेंड है, और एक फ्रेंड आपका है रोहन, ठीक है, रोहन। ओके, अब यहाँ पे 6 रोटी मैंने दिया आपको, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 क्या है, ब्रेड है, रोटी है, ठीक है, ये मैंने आपको बोला। और आप तीनों जो है इससे आप एक साथ खाते हो। ओके, तो अगर हम आपको बोले कि सोहन और रोहन नहीं खाएगा, सिर्फ आप खाओगे, तो आप कितना खाओगे, जो आपका खुराक है वही तो खाओगे, है ना। तो आपका खुराक मान लो टोटल कितने हैं, 6 है। ओके, तो मान लो आप 1 रोटी खाते थे, यानी कि 6 का आप xवां भाग खाओगे, है ना, 6 का xवां भाग आप खाओगे। ओके, यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें अपनाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक अकेली महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय x दिन है, और एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य को करने में लगा समय 22 दिन है। ओके, यहाँ पे आपने मान लेना है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न से ओके, देखिए 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके काम कर रही थी ना, तो 2 महिला थी, लेकिन अब ये अकेली हो चुकी है, यानी कि 2 का x भाग करेगी महिला। ओके, फिर प्लस पुरुष, 5 पुरुष था। ओके, लेकिन ये अब अकेला करेगा तो 5 का 22 भाग करेगा ये। ओके, क्योंकि पुरुष को आपने 22 माना और महिला को आपने x माना, ठीक है। तो कितना दिन लगता था, 4 दिन लगता था, यानी कि ये चौथा भाग काम करेगा, ठीक है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ओके, पुनः फिर प्रश्न से पुनः दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन है कि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिला, तो 3 महिला कर सकती थी, लेकिन ये अकेला हो गई, यानी कि 3 का x भाग करेगी महिला, प्लस 6 पुरुष, 6 पुरुष करते थे, लेकिन अब ये अकेला करेगा, तो 6 पुरुष जो है 6 का 22 भाग करेगा, तो दिन लगता था 3, यानी कि 1/3 भाग इसे इतना दिन लगेगा, इसे समय लगेगा करने में, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो अब इसे हम सबसे पहले हम रैखिक समीकरण में इसे हम बदलेंगे, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में हम कैसे बदलते हैं, आपको इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लेना। ओके, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो जिसमें 8 क्वेश्चंस थे, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखना, ठीक है। तो देखिए हम करते क्या है, x को x के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। ओके, जैसे मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, ये क्या है आपका, x को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे, इस सभी को अभी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ क्या है 2/x, और दूसरा समीकरण में क्या है 3/x, यही है ना। अगर हम इसको क्या 2 × 1/x लिख सकते हैं इस तरह, और इसको हम 3 × 1/x लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 1/x है और इसमें भी 1/x है, यानी कि 1/x दोनों में है, यानी ये कॉमन हो गया है ना, ये कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x = a, आपको ये और वेरिएबल भी मान सकते हो, मैंने a माना, ठीक है। अब यहाँ पे बाई वाले को बाई वाले के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखो ये क्या है आपका 5/22 है, और दूसरे समीकरण में क्या है 6/22 है, ठीक है। अब हम इसे 5 × 1/22 लिख सकते हैं, और इसको हम 6 × 1/22 लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया 1/22 कॉमन है, दोनों में है। ओके, तो हम लिखेंगे 1/22 = b। ओके, इसीलिए समीकरण 1 अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 2 तो ये मैंने नहीं लिया ना, 2 को नहीं माना, तो 2 ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और 1/x को मैंने a माना, तो 2a हो जाएगा। ओके, फिर प्लस 5, और 1/y को मैंने b माना, तो 5b = 1/4। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, पुनः अब हम देखते हैं समीकरण 2 में क्या तब्दील आता है, क्या चेंजेज होता है, ठीक है। समीकरण 2 से, ओके, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास है 3/x, तो 3 ऐसे ही लिख दो, और 1/x को अपने a माना, यानी 3a प्लस 6 को ऐसे ही लिख दो, और 1/y को अपने b माना, यानी 6b = 1/3। इससे हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 3 और 4 से हम लोग आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समीकरण 3 और समीकरण 4 यहाँ पे मैंने ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हमें a और b यहाँ से हमें फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। तो किसी एक को यहाँ पे वेरिएबल को कैंसिल करेंगे, तभी हमें कोई वेरिएबल निकाल पाएंगे। जैसे हम b निकालना चाहते हैं, तो a को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है।
तो कैंसिल कैसे करेंगे, दोनों का कोफिशिएंट गुणांक जो है सेम कर देंगे, ठीक है। ओके, तो सेम कैसे होगा, ऐसा करो, इसके गुणांक को इसके साथ गुना कर दो और इसके गुणांक को इसके साथ गुणा कर दो, ठीक है, गुना कर दो, यानी तीन को इसमें गुना कर दो और 2 को इसमें गुना कर दो, ठीक है। तो इसको हम 3 से गुना कर देते हैं और इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो है हमारा ए का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, इसमें हम गुना करेंगे तो इन सभी में 3 से इन सभी में गुना हो जाएगा, इन सभी टर्म में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम गुना कर देते हैं। तो 3 दूनी 6a यानी 6a प्लस 15b इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 दूनी 6 यानी 6a प्लस 5 या 15, 15b इक्वल टू 3/4। ओके, चलिए अब इसको हम 2 से गुना करेंगे नीचे वाले समीकरण को, तो 6a प्लस 12b इक्वल टू 2/3। ओके, अब इसे हम घटाएंगे तभी ये कैंसिल होगा, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ओके, तो प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल और ये आपका बचा इधर 3b, 15b माइनस 12b, 3b इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ओके, अब आप इसका एलसीएम निकाल लो। ओके, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 9, 3 3 9 माइनस ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 दूनी 8, ठीक है, यानी 3b इक्वल टू 9 माइनस 8 1 12 हो गया। इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1/12 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 इंटू में है तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार b इक्वल टू आपका आ गया 36 यानी 1/36 b का मान आपका आ गया, ठीक है। अब हम इस b का मान समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 में रख करके हम a का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो, ठीक है। तो 2a प्लस 5 इंटू 1/36 b की जगह पे मैंने b का मान यहाँ पुट कर दिया। ओके, इक्वल टू 1/4। ओके, तो 2a इक्वल टू 1/4, ये इससे गुना करेंगे तो 5/36 हो जाएगा, प्लस 5/36 को उस साइड करेंगे तो माइनस 5/36 हो जाएगा, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम निकाल लो, 4 और 36 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। ओके, तो ये आपका हो गया 4 नमा 36 यानी 9 और इधर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। जैसे भिन्न का घटा बनाते हो ऐसे बना लेना, ठीक है। तो यानी 2a बराबर क्या हो गया आपका 4/36। ओके, इसे आप काट दो, 4 नमा 36। ओके, 4 नमा 36 हो गया, यानी 2a बराबर 1/9। ओके, इसीलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 गुना 2। ये जो है 2 इंटू में था तो ये डिवाइड में चला गया। ओके, तो नीचे आ गया ये। ओके, तो a इक्वल टू फाइनली आपका क्या आ जाएगा 1/18, 18 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ से आपने a और b फाइंड कर लिया। ओके, अब हम इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम लोग करते थे क्या, जो हम लोगों ने माना था a और b, जिसको माना था यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है। यानी 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसीलिए 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, यही माना था हम लोगों ने। ओके, यही माना था। ओके, अब देखिए 1/x, a का मान कितना आया है 1/18 आया है, ठीक है। a का मान देख लीजिए आप 1/18 आया था, ठीक है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x ही रह जाएगा और ये 18 1 से मल्टीप्लाई होगा था 18 ही रह जाएगा, ठीक है। यानी x इक्वल टू 18 आ गया आपका। ओके, अब इसमें हम पुट करते हैं b का मान कितना आया, b का आया वैल्यू 1/36। ओके, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाई ही रह जाएगा और ये 36 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी y इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 18। ओके, तो x आपने क्या माना था, एक अकेली महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, ओके, 18 दिन हो जाएगा और एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य को करने में लगा समय 36 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख देंगे कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या माना था आपने, x माना था, यानी कि x बराबर आया आपको 18 यानी 18 दिन, और एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना दिन लगेगा, 22 माना था अपने पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय। ओके, तो 36 दिन यहाँ पे इसे लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया।
ओके, चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लगते हैं। ओके, तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी और बस का चाल। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे आप समझिएगा। ओके, पहला कंडीशन के अनुसार आप समझिएगा, मैं फिगर बना देता हूँ। ओके, समझने में आसानी होगा। ओके, ये मान लो ये जो है रूही जो है दूरी तय कर रही है, जो कि टोटल दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 किलोमीटर है। कितना है, 300 किलोमीटर। और जो दूरी तय करती है वो रेलगाड़ी और बस दोनों का यूज करती है, इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में जो बोल रहा है वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है। मान लो यहाँ से यहाँ तक है 60 किलोमीटर। क्या है, 60 किलोमीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस क्या है, 300। और 60 किससे कर रहा है भाई, रेलगाड़ी से कर रही है। तो रेलगाड़ी से आर से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, तो बस बाकी जो बचा वो बस से तय करेगी। तो बचा क्या, 300 में 60 किलोमीटर आपने इसने जो है रेलगाड़ी से तय कर लिया। ठीक है, तो बचा कितना, 240, यानी ये 240 किलोमीटर जो है ये बस से तय करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसे कुल समय कितना लगता है, t इक्वल टू समय कितना लगता है, 4 घंटा लगता है ना, 4 घंटा लगता है। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके, दूरी बटा चाल, ये है रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी का जो है चाल आपने क्या माना, x, और बस का चाल कितना माना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये रेलगाड़ी से तय कर रहा है ना पहले, तो रेलगाड़ी से पहले हम समय देख लेते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, 60, तो 60 ओके अपॉन चाल। चाल कितना माना आपने रेलगाड़ी का, x, तो ये हो गया आपका 60 बटा x, फिर प्लस, अच्छा अब आया बस द्वारा। ओके, तो बस द्वारा समय कितना लग जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 240, तो 240 बटा चाल कितना है, बस की चाल 22, तो 240 बटा 22 इक्वल टू कितना समय लगता है, 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा लगता है। ओके, अब इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आइए पुनः प्रश्न से एक बार और दूसरे शर्त के अनुसार यहाँ पे हम समझाएंगे आपको। ओके, ये टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ओके, अब जो तय कर रही है वो 100 किलोमीटर ये रेलगाड़ी से तय कर रही है। बाकी बचा कितना, टोटल 300 है, 100 रेलगाड़ी से तय कर लिया, तो बस से कितना तय करेगी बताइए, बस से 200 किलोमीटर तय करेगी। टोटल 300 है। ओके, तो 200 बस से तय करेगी। ठीक है, तो इस तरह इसे समय जो लगता है वो 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट इसको समय लगता है अधिक। ओके, 4 घंटा में 10 मिनट अधिक लगता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है रेलगाड़ी का, 100 किलोमीटर, और चाल कितना माना आपने रेलगाड़ी का, x, तो 100 बटा x हो गया, फिर प्लस रेलगाड़ी का आपने निकाल लिया। ओके, अब बस में आते हैं। बस में दूरी कितना है, 200 किलोमीटर। ओके, अब बटा चाल कितना आपने माना था बस का, 22, तो यानी 200 बटा 22 इक्वल टू समय कितना लगता है, 4 घंटा तथा 10 मिनट, 4 घंटा तथा 10 मिनट। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसे आगे सोल्व करेंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 100 बटा x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 4 प्लस, इस 10 को हम घंटा में बदल देते हैं, क्योंकि ये 4 घंटा है तो इसको भी हम घंटा में बदल देते हैं। ठीक है, तो घंटा में किसी भी मिनट को घंटा में कैसे बदलते हैं, मिनट को 60 से हम भाग दे देते हैं तो वो घंटा में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया। ओके, तो आपको बचा क्या, 100 बटा
एक्स प्लस 200 बटा वाई इक्वल टू 4 प्लस 1/6। ओके, इस प्रकार हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो 100 बटा एक्स प्लस 200 बटा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 और 1 25। ओके, यानी कि 25 बटा 6। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो आया है, ये एक रैखिक समीकरण के रूप में नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे रैखिक समीकरण के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे चेंज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ओके आप लोग जानते होंगे। इसमें देखिए 1/x कॉमन है और इसमें भी 1/x है, यानी कि 1/x कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना 1/x इक्वल टू a मान लेते हैं। ओके, अब y वाले को y के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ इसमें भी 1/y है, 1/y। ओके, और इसमें भी 1/y है यहाँ पे, है ना। 20 को अगर हम छुपा लेते हैं तो 1/y है ना जी, और इसमें हम लोग 240 को छुपा लेते हैं तो 1/y है, कुछ नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे और 1/y इक्वल टू b। ओके, तो इस प्रकार हमारा समीकरण 1 क्या हो जाता है, हम चेक करते हैं। ओके, समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 60 है तो 60 और 1/x को अपने a माना तो a हो गया, यानी कि 60a प्लस 240 है तो 240 और 1/y को b माना यानी 240b इक्वल टू 4। इसे समीकरण नंबर मान लो 3rd। ओके, समीकरण नंबर 3rd। ओके, अब समीकरण देखते हैं 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ पे आपका है। ओके, 100 है तो 100 लिख लो और 1/x को अपने a माना तो 100a प्लस 200 है यहाँ पे तो 200 लिख लो और 1/y को अपने क्या माना b, यानी 200b इक्वल टू कितना है आपका भाई, 25/6। इससे हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम आगे इसे सोल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 25/6 है। ठीक है, यहाँ पे 25/6 था। ओके, यहाँ पे मैंने 26 लिख लिया था। ओके, और ये भी आपका हो जाएगा 25/6। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, समीकरण 3 और समीकरण 4। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप a का एक, जैसे हम यहाँ पे b फाइंड करना चाहते हैं तो a का कोफिशिएंट को एक बराबर करके दोनों का a का जो कोफिशिएंट है, गुणांक जो है, सेम करके a को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, इसको हम 60 से गुना कर देते हैं और इसको हम 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का जो कोफिशिएंट है एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 6000a प्लस 240 पे 2 0 आ जाएगा, b इक्वल टू 400। ठीक है, और ये आपका हो जाता है 6000a प्लस 6 दूनी 12, 12 पे 3 0 आ जाएगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ये देखिए कैंसिल होगा। ठीक है, 10 बार में कटेगा, 6 दें के 60। ओके, यानी कि 225 गुना 10 होगा यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें घटेगा तभी ये यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हम घटा रहे हैं। ओके, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, तो प्लस 6000a माइनस 6000a कैंसिल हो गया और 24000b माइनस 12000b बचा क्या, 12000b बचेगा। ठीक है, इक्वल टू, अब 400 में 250 आप घटा रहे हो तो बचेगा क्या आपका 150। ओके, यानी कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150/12,000। अब यहाँ देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया। ओके, अब इसे और काटो, 5 से काटो, 5 से नहीं कट रहा, 3 से काटो, तो 3 5 15 और ये हो गया 3 चौके 8। ओके, सॉरी 3 चौके 12, तो ये हो गया 400। ओके, फिर ये कट रहा है 5 इकाई 5 और ये कट रहा है आपका 5 8 40 यानी 80 बार में। ठीक है, यानी b इक्वल टू देखा जाए तो कितना आ रहा है, 1/80। ओके, अब इस b का मान समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 में रख करके हम a का मान इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा b का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 3 यही हमारा दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा b का मान आया है 180, है ना, 1/180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60a प्लस 240 गुना 1/80 इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखिए ये जीरो कैंसिल और ये 8 या 24। ओके, तो ये आपका हो गया 60a
प्लस 3 इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू क्या हो गया आपका, a इक्वल टू यानी 60a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, इस 3 को उस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 60a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1 होता है, ठीक है, इसीलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने a और b आपने निकाल लिया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, जो मैंने माना था, ओके। तो 1/x को a माना था और 1/y को मैंने b माना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए 1/x, इसीलिए 1/x इक्वल टू a, और दूसरे को माना था 1/y इक्वल टू b, ओके। तो 1/x a का मान आया है 1/60, ओके। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 60 आ जाएगा, और यहाँ पर b का मान अब पुट करो तो ये आपका b का आया है 1/80, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू 80 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार x आपने क्या माना था, किसको माना था, x माना था आपने, देखिए x माना था रेलगाड़ी की चाल और y माना था बस की चाल, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसीलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल आपने y माना था, तो y इक्वल टू क्या आया है 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। तो इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस थे, ओके। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो थैंक यू।